हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम इकोनॉमिक्स का यानी कि NCERT 11th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 का अगला पार्ट देखने जा रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के रेफरेंस में हमने जो है ये देख लिया है कि पंचवर्षीय योजनाएं क्या क्या ध्यान में रख के जो है योजना बनाई जाती है, ठीक है। और जो है पिछले पार्ट में हमने कृषि और हरित क्रांति के बारे में बात की थी और आज हम बात करेंगे उद्योग एवं व्यापार के बारे में, यानी कि उद्योग व्यापार के बारे में बात करेंगे, औद्योगिक नीति के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और हो सकता है आज ये चैप्टर समाप्त हो जाए, देखते हैं, पूरी कोशिश करूंगी मैं ये कि जो है चैप्टर समाप्त हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे हम उद्योग और व्यापार के बारे में। देखिए, अर्थशास्त्रियों ने ऐसा पाया कि निर्धन राष्ट्र तभी प्रगति कर पाते हैं जब जो है उनमें अच्छे औद्योगिक क्षेत्रक होते हैं, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र होंगे तभी जो है प्रगति कर पाएंगे निर्धन राष्ट्र, ठीक है। और उद्योग रोजगार उपलब्ध कराते हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। और ये जो है कृषि में रोजगार की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं और इनसे जो है आधुनिकीकरण और समग्र समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। आप सभी को अगर मैं बताने का प्रयास करूं तो अगर आप ये देखना चाहो कि उद्योग व्यापार होता क्या है, तो देखिए उद्योग जो है, उद्योग का बेसिकली संबंध जो है वो वस्तुओं के उत्पादन से है। और व्यापार क्या होता है? व्यापार जो होता है इन वस्तुओं को इन्हें उपलब्ध कराता है जिन्हें इनकी आवश्यकता है, ठीक है। और इन्हीं कारणों से ना हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया था। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा भी होगा कि स्वतंत्रता के समय जो है भारत में बहुत कम उद्योग थे, जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग था, है ना, और पटसन उद्योग, ये बहुत कम उद्योग थे। उद्योग कंपनियां 1907 में जो है टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी जो है स्थापित की गई। तो अधिकांश उद्योग सूती वस्त्र, है ना, पटसन, इन सब तक ही सीमित थे। जमशेदपुर और कोलकाता में लौह और इस्पात की सुप्रबंधित फर्में थीं। यदि अर्थव्यवस्था का विकास करना था तो हमें ऐसे औद्योगिक आधार के विस्तार करने की आवश्यकता थी जिनमें विविध प्रकार के उद्योग हों, कई प्रकार के उद्योग हों, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब देखिए, भारतीय औद्योगिक विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, देखिए हमारे नीति जो निर्माता थे, ठीक है, इनके समक्ष एक बहुत बड़ा प्रश्न ये था कि औद्योगिक विकास में सरकार और निजी क्षेत्र की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय क्या हुआ कि भारत के उद्योगपतियों के पास भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उद्योगों में निवेश करने के लिए अपेक्षित पूंजी थी नहीं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इतना बड़ा बाजार भी नहीं था कि जिससे जो है उद्योगपतियों को मुख्य परियोजनाएं शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिले, यानी कि उनके पास ऐसा करने के लिए पूंजी भी थी। इन्हीं कारणों से सरकार को औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहन देने में व्यापक भूमिका निभानी पड़ी। अब इसके अतिरिक्त अगर मैं आपको बताऊं तो भारतीय अर्थव्यवस्था को समाजवाद के पथ पर अग्रसर करने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ये निर्णय लिया गया कि सरकार जो है अर्थव्यवस्था में बड़े और भारी उद्योगों का नियंत्रण करेगी, ठीक है। इसका अर्थ ये है कि सरकार जो है उन उद्योगों पर पूरा नियंत्रण रखेगी जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे, ठीक है। निजी क्षेत्र की क्या नीतियाँ थी? निजी क्षेत्र की नीतियाँ जो थी वो सार्वजनिक क्षेत्र की नीतियों के अनुपूरक होंगी, ठीक है, उसके अनुसार होंगी और सार्वजनिक क्षेत्र की जो है अग्रणी भूमिका जो है वो निभाएगा। अच्छा, बात करेंगे अब औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के बारे में। देखिए, भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखने के सरकार के लक्ष्य के अनुसार औद्योगिक नीति प्रस्ताव जो थी 1956 को अंगीकार किया गया, स्वीकृत किया गया और इस प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना से ही समाज के जो समाजवादी स्वरूप थे इनको आधार तैयार करने का प्रयास किया गया। अब ये जो प्रस्ताव आया ना, इसके अनुसार और उद्योग जो थे उनको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। पहले में तो वो जो उद्योग शामिल थे जिन पर सरकार का अनन्य स्वामित्व था, मतलब 100% सरकार का स्वामित्व होगा। दूसरा ऐसा उद्योग इसमें शामिल था जिसमें निजी क्षेत्रक और सार्वजनिक क्षेत्रक साथ साथ मिलकर, यानी कि 50-50% इनका शेयर रहेगा, लेकिन जिनमें कई इकाइयों को शुरू करने की एकमात्र जिम्मेदारी राज्य की होती। तीसरे वर्ग में ऐसे उद्योग शामिल थे जो निजी क्षेत्र, यानी कि निजी क्षेत्र का जो है पूरा क्षेत्राधिकार होगा, यानी कि
निजी क्षेत्र में आने वाले उद्योगों का एक वर्ग भी था, लेकिन जो है इस क्षेत्र को लाइसेंस पद्धति के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में रखा गया। आज को देखिए, जैसे मुकेश अंबानी हो गए, अडानी हो गए, तो ये क्या है, निजी क्षेत्र है। ठीक है, जब तक सरकार से लाइसेंस प्राप्त नहीं कर लिया जाता था, इस नीति का प्रयोग पिछड़े वर्गों में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। देखिए, यदि उद्योग जो है आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में लगाए गए तो लाइसेंस प्राप्त करना आसान था, और इसके अतिरिक्त उन इकाइयों को कुछ रियायतें जैसे कि कर लाभ हो गया, कम प्रशुल्क हो गया, इन पर जो है बिजली दी गई। ठीक है, और इस नीति का उद्देश्य जो है क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना था, यानी कि वर्तमान उद्योग को भी जो है उत्पादन बढ़ाने या फिर विविध प्रकार के उत्पादन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होता था। इसका अर्थ ये था, ये सुनिश्चित करना था कि जो वस्तुएं उत्पादित की जा रही हैं उनकी मात्रा अर्थव्यवस्था द्वारा अपेक्षित मात्रा से अधिक ना हो। तो उत्पादन बढ़ाने का लाइसेंस केवल तभी दिया जाता था ना, जब सरकार इस बात से आश्वस्त हो जाती थी कि अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में वस्तुओं की आवश्यकता है। आइए थोड़ा सा बात करते हैं लघु उद्योग के बारे में। देखिए, 1955 में क्या हुआ कि ग्राम और लघु उद्योग जो है समिति, जैसे जो है समिति जो है करवे समिति कहा जाता था इसे। ठीक है, इसे कहा जाता था करवे समिति। तो क्या हुआ कि इसने जो है इस बात की संभावना पर विचार किया कि ग्राम विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लघु उद्योगों की प्रयोग किया जाए, और लघु उद्योग की परिभाषा जो थी वो किसी इकाई की परिसंपत्तियों के लिए दिए जाने वाले अधिकतम निवेश के संदर्भ में दी जाती है। समय के साथ साथ निवेश की सीमा भी बदलती गई, है ना, और 1950 में लघु औद्योगिक इकाई उसे कहा जाता था जो 5 लाख रुपए का अधिकतम निवेश करती थी। ध्यान रखेंगे, जो 5 लाख तक का अधिकतम निवेश करती थी, और इस समय 1 करोड़ रुपए का अधिकतम निवेश किया जा सकता है। ऐसा माना जाता था कि ये जो लघु उद्योग हुआ करते थे अधिक श्रम प्रधान होते थे, श्रम की ज़्यादा आवश्यकता होती थी, यानी कि इसमें बड़े पैमाने पर उद्योगों की अपेक्षा श्रम का प्रयोग अधिक किया जाता था, यानी कि वे अधिक रोजगारों का सृजन करते थे। भाई श्रम की ज़रूरत है तो जाहिर सी बात है लोगों को रखना होगा, तभी जो है श्रम हो पाएगा, तो रोजगार का सृजन होना ही होना है। लेकिन ये बड़ी औद्योगिक फर्मों यानी कि कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। अब जाहिर सी बात है कि बड़ी कंपनियां जो है मशीन जितना काम कर सकेगा उतना इंसान थोड़ी ना कर पाएगा। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि लघु उद्योगों के विकास के लिए ना बड़ी फर्मों से उनकी रक्षा के लिए की जाने की आवश्यकता है, और इस उद्देश्य के लिए अनेक उत्पादों को लघु उद्योग के लिए आरक्षित यानी कि रिजर्व कर लिया जाता था। ठीक है, दिया गया। अब ऐसे आरक्षण की कसौटी ये थी कि ये जो इकाइयाँ थीं ये उन वस्तुओं के विनिर्माण के योग्य है। ठीक है, उन्हें जो है अन्य रियायतें भी दी गई थी, जैसे कम उत्पाद शुल्क, कम ब्याज दर पर बैंक ऋण। ठीक है, आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं व्यापार नीति आयात प्रतिस्थापन, यानी कि आयात का प्रतिस्थापन करना। ठीक है, देखिए क्या है ये, इसका टर्म समझिए। भारत द्वारा जो नीति अपनाई गई थी औद्योगिक नीति, व्यापार नीति से इसका बहुत ज़्यादा घनिष्ठ रूप से संबंध था। देखिए, प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाएं जो थी वो व्यापार में विशेषता अंतर्मुखी व्यापार नीति थी। तकनीकी रूप से इस नीति को कहा जाता है आयात प्रतिस्थापन, यानी कि ये जो नीति थी इसका उद्देश्य था कि आयात के बदले, ध्यान रखेंगे, आयात के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा पूर्ति करना, यानी कि हमें किसी भी देश से आयात ना करना पड़े, हमारे जो है देश में ही इतना उत्पादन हो जाए कि हमारे देश की पूर्ति हमारे देश में ही उत्पादित वस्तुओं से हो जाए। उदाहरण के लिए समझिए, विदेश में निर्मित वाहनों का आयात करने के स्थान पे उन्हें भारत में ही निर्मित करने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, और इस नीति के अनुसार ना सरकार ने विदेशी प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योगों की रक्षा की। आयात संरक्षण के 2 प्रकार थे, एक तो प्रशुल्क था, एक कोटा। तो प्रशुल्क जो था वो आयातित वस्तुओं पर लगाया गया कर है। ठीक है, और प्रशुल्क लगाने पर ना आयातित वस्तुएं अधिक महंगी हो जाया करती हैं और जो वस्तुओं के प्रयोग को हतोत्साहित करती हैं। कोटे में वस्तुओं की मात्रा निर्दिष्ट होती है जिन्हें आयात किया जा सकता है। तो प्रशुल्क और कोटा का प्रभाव ये होता है ना कि उनसे जो आयात प्रतिबंधित हो जाते हैं और उनसे विदेशी जो प्रतिस्पर्धा होती है, ठीक है, विदेशों से जो कंपटीशन होता है, से देशी फर्मों की रक्षा होती है। अब देखिए, संरक्षण की नीति जो है इस धारणा पे भी आधारित है कि जो विकासशील देश हैं इनके उद्योग अधिक विकसित देशों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं था।
ये माना जाता है कि यदि घरेलू उद्योगों का संरक्षण किया जाता था ना, तो समय के साथ वे प्रतिस्पर्धा करना भी सीख लेंगे। और हमारे योजनाकारों को जो है ये भी आशंका थी कि यदि आयातों पर प्रतिबंध लगाया जाता था तो विलासिता की वस्तुओं के आयात पर विदेशी मुद्रा खर्च होने की संभावना बढ़ जाती थी। और 1980 के दशक में जो है मध्य में निर्यात संवर्धन पर कोई गंभीर विचार ही नहीं किया गया। ये चीज़ सोचिए आप, है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं औद्योगिक विकास पर नीतियों का प्रभाव। देखिए, पहली जो 7 पंचवर्षीय योजनाएं थी, इस दौरान भारत के औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धियां उल्लेखनीय रही हैं। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा प्रदत्त जीडीपी का अनुपात 1950-51 में 13% से बढ़कर जो है 1991 जो है 90-91 में 24.6% हो गई। जीडीपी से उद्योग में हिस्सेदारी में जो है बढ़ोतरी विकास का एक बहुत महत्वपूर्ण सूचक है। ठीक है, इस अवधि के दौरान क्या हुआ ना कि ये जो औद्योगिक क्षेत्र थे, इनकी 6% वार्षिक समृद्धि दर प्रशंसनीय है। ठीक है, भारतीय उद्योग सूती वस्त्र और पटसन तक ही सीमित नहीं थे। ये जो है औद्योगिक क्षेत्र प्रायः सार्वजनिक क्षेत्र के कारण जो है विविधतापूर्ण बन गया था। और ये जो लघु उद्योग था ना, इनके संवर्धन से उन लोगों को अवसर प्राप्त हुआ जिनके पास व्यवसाय के प्रवेश करने के लिए, बड़े फर्मों को प्रारंभ करने के लिए पूंजी नहीं होती थी, वो भी स्टार्ट कर सकते थे। ठीक है, बात करेंगे अगर विदेशी प्रतिस्पर्धा के प्रति जो है संरक्षण से, उन इलेक्ट्रॉनिकी, ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में जो है ये जो देसी उद्योग हुआ करते थे, इनका विकास हुआ, जिनका विकास अन्यथा संभव नहीं हुआ करता था। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी, इसकी समृद्धि में सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा जो किया गया योगदान है, ये मतलब बहुत ज़्यादा सफिशिएंट नहीं था। इसके बावजूद कुछ अर्थशास्त्री जो थी ये कहे कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो अनेक उद्यम हैं, यानी कि जो भी उसके जो उद्यम है, इसके निष्पादन की कड़ी आलोचना की गई कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ, इसकी आलोचना इसलिए हुई कि जो है सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकता अधिक थी, लेकिन क्या हुआ कि ये सीमित तक ही रह गई, है ना, तो सीमित संसाधन मात्र तक रह गई। अब ये जो है व्यापक रूप से स्वीकार किया गया कि सरकारी जो उद्यम थे, इसने कुछ वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन जारी रखा जिनकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। दूरसंचार सेवा का प्रावधान किया जाना दूसरा उदाहरण है। अब इस उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षण प्रदान किया गया, जबकि देखा यह गया कि निजी क्षेत्र के जो फर्म थी, यानी कि निजी क्षेत्र की जो कंपनियां थीं, ये उपलब्ध करा सकती थीं। 1990 में के दशक की अगर मैं बात करूं तो इसके अंत तक ना ये जो प्रतिस्पर्धा थी वो ना होने के कारण व्यक्ति में टेलीफोन कनेक्शन लेने के लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। अब इसका दूसरा उदाहरण अगर मैं बात करूं तो मॉडर्न ब्रेड की स्थापना है। जो ब्रेड विनिर्माण करने वाली एक फर्म है, जैसे कि निजी क्षेत्र ब्रेड का निर्माण ही नहीं कर सकता। ठीक है, 2001 में ये फर्म जो है निजी क्षेत्र को बेच दी गई। अब मेन बात ये आती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को योजना विकसित करने के 4 दशक बाद भी इन दोनों के बीच कोई अंतर ही नहीं किया गया। केवल सार्वजनिक क्षेत्र जो है क्या कर सकता है, ठीक है, दूसरी चीज़ निजी क्षेत्र भी क्या कर सकता है। अच्छा, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं कि आज भी केवल सार्वजनिक क्षेत्र ही राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र में होटलों की भी व्यवस्था करा सकता है सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक है, तथापि सरकार होटल चलाती है। अब इस आधार पर कुछ विद्वानों ने ये तर्क दिया कि राज्य को उन क्षेत्रों से हट जाना चाहिए जिनमें जो है निजी क्षेत्रक कार्य कर सकते हैं। सरकार ऐसी महत्वपूर्ण सेवाओं पर संसाधनों के संकेंद्रण कर सकती है, ठीक है, जिन्हें निजी क्षेत्रक उपलब्ध नहीं करा सकते। अब देखिए, अनेक सार्वजनिक क्षेत्र जो हैं, इनकी फर्मों ने भारी नुकसान उठाया था, लेकिन उन्होंने काम जारी रखा। क्यों? क्योंकि किसी सरकारी उपक्रम का बंद किया जाना कठिन है, भले ही इसके कारण राष्ट्र जो है सीमित संसाधनों का निकास होता रहे। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो निजी फर्म है, जो निजी कंपनियां हैं, जो प्राइवेट कंपनी है, इनको सदैव लाभ ही होता है। भाई, इनको भी नुकसान होता है। ठीक है, उसके बाद कामगारों की नौकरियों की संरक्षा के लिए उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। बहरहाल, नुकसान उठाने वाली निजी फर्में अपने को बनाए रखने के लिए संसाधन का अपव्यय नहीं होने देंगे। देखिए, जो उद्योग होता है, कोई भी उद्योग आप लोग इसको शुरू करने के लिए ना आवश्यक लाइसेंस का कुछ औद्योगिक घरानों का दुरुपयोग किया गया। इसका दुरुपयोग भी बहुत हुआ लाइसेंस का।
बड़े उद्योगपति जो थे वो नई फर्म शुरू करने के लिए ही नहीं बल्कि नए प्रतिस्पर्धियों को रोकने के लिए भी लाइसेंस ले लिया करते थे। अब ये जो परमिट लाइसेंस होता था, ये परमिट लाइसेंस राज्य के अत्यधिक नियमन के कारण कुछ फर्मों के कार्यकुशल बन पाई। उद्योगपति अपने उत्पादन के विषय में विचार करने की अपेक्षा लाइसेंस प्राप्त करने की कोशिश में और संबंधित मंत्रालयों के लॉबी बनाने में जो है समय व्यतीत करते थे। देखिए, ये जो विदेशी प्रतिस्पर्धा थी, यानी कि विदेशों से जो कंपटीशन हुआ करता था, ये संरक्षण की आलोचना भी इसी आधार पर की जा रही थी कि ये जो है उस स्थिति के बाद भी जारी रहा जब ये सिद्ध हो चुका है कि इससे लाभ के स्थान पर नुकसान हो रहा है अधिक। और आयातों पर प्रतिबंधों के कारण भारतीय उपभोक्ता जो थे, कंज्यूमर जो थे, उन वस्तुओं को खरीदना पड़ता था जिनका उत्पादन जो है भारतीय उत्पादक करते थे। अब उत्पादक इस बात से अवगत थे कि उनके पास एक आबद्ध बाजार है, ठीक है, यानी कि उनके पास एक मार्केट है, यानी कि उन्हें अपनी वस्तुओं की गुणवत्ता सुधारने हेतु कोई प्रेरणा नहीं थी। जब वे घटिया वस्तुओं को ऊंची कीमतों पर बेच सकते थे तो भाई वो गुणवत्ता वाली वस्तुओं में मतलब कि वो अपनी वस्तु में सुधार क्यों करेंगे, तब वे उनकी गुणवत्ता में सुधार करने की क्यों सोचते, ये चीज़ ध्यान रखना है ना। तो आयातों की प्रतिस्पर्धा ने हमारे उत्पादकों को और अधिक दक्ष बनने के लिए बाध्य किया। अब कुछ अर्थशास्त्रियों का ये भी मत था कि ये जो सार्वजनिक क्षेत्र के प्रयोजन का लाभ कमाना नहीं है बल्कि राष्ट्र का कल्याण को बढ़ावा देना है। अब इस दृष्टि से तो सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों का मूल्यांकन जनता कल्याण के आधार पर जो है किया जाना चाहिए। उनका मूल्यांकन जो है उनके द्वारा कमाए गए लाभों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए ना। तो संरक्षण के संबंध में कुछ अर्थशास्त्रियों का ये मत है कि हमें विदेशी प्रतिस्पर्धा के जो है उत्पादों के संरक्षण तब करना चाहिए जब तक धनी राष्ट्र ऐसा जो है करते रहें। और इन सभी विरोधों के कारण ना अर्थशास्त्रियों ने हमारी नीति में परिवर्तन करने का आग्रह किया और अन्य समस्याओं सहित ये समस्या जो थी इसके कारण 1991 की नई आर्थिक नीति प्रारंभ की गई। अच्छा, इस चैप्टर को पढ़ने का निष्कर्ष क्या निकला? पहली 7 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था प्रगति उल्लेखनीय रही, नो डाउट। हमारे उद्योग स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की स्थिति की तुलना में विविधतापूर्ण हो गए। हरित क्रांति में जो है नया उभार लाई, ठीक है, आत्मनिर्भरता बढ़ी, ये सारी चीज़ें जो है निष्कर्ष के रूप में हम देख सकते हैं। अब आइए इस चैप्टर का क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि योजना की परिभाषा दीजिए। देखिए, योजना क्या है? योजना जो है इस चीज़ की व्याख्या करती है कि देश के संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। समझ गए आप कि देश के संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए, इसे कहते हैं योजना। अगला क्वेश्चन है, भारत ने योजना को क्यों चुना? भाई इसके पीछे बहुत बढ़िया लॉजिक है। देखिए, अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत को विभाजन की समस्याओं के साथ एक स्थिर और खोखली अर्थव्यवस्था के रूप में छोड़ दिया, ठीक है। इसने एक सर्वांगीण विकास योजना के आह्वान किया, ठीक है। यदि सरकार ने अर्थव्यवस्था को निजी हाथों में छोड़ दिया होता ना तो उन्होंने बड़े पैमाने पर जो उपस्थित थी उस समय गरीबी, बेरोजगारी न्यूनतम है ना, ध्यान दिया होता और जिससे जो है देश का एक प्रमुख खंड को ना कष्टों का सामना करना पड़ता। हमें एक बड़े स्तर की योजना के साथ एक एकीकृत प्रयास की ज़रूरत थी जो कि सरकार जो है कर सकी, ठीक है, आर्थिक योजना के माध्यम से, और इसलिए भारत ने योजना को चुना। अगला क्वेश्चन है, योजनाओं के लक्ष्य क्या होने चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई भी योजना देखिए बिना कोई विशिष्ट, स्पेसिफिक और सामान्य लक्ष्यों के बनाना पूर्णतः अर्थहीन होगा। कैसे? देखिए, हर योजना में ना विशिष्टता के साथ कुछ लक्ष्य भी होना चाहिए। आप ही सोचो, आप अगर कुछ प्लान करते हो कि हम इतना पढ़ रहे हैं, हमें परीक्षा में 90% मार्क्स लाने हैं, ठीक है, जब आप एक योजना बनाओगे तो उसी हिसाब से रणनीति तय होगी ना। तो एक छात्र जब तक परीक्षा की तैयारी तक जो है योजना बनाता है उसे कुछ विशिष्ट लक्ष्य होते हैं, तो निश्चित रूप से योजनाओं के लक्ष्य होना जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उच्च पैदावार किस्म यानी कि HYV बीज क्या होते हैं? देखिए, वे बीज जो पानी, उर्वरक, कीटनाशक और अन्य जो है सीमाती प्रदान करते हैं, आश्वस्त करते हैं कि ये अधिक उत्पादन देंगे, इन्हें हम उच्च पैदावार वाली किस्म के बीज कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है, विक्रय अधिशेष क्या है? तो देखिए, विक्रय अधिशेष ये है ना कि किसान जो होते हैं, इन किसानों द्वारा उत्पादन के बाजार में बेचा गया जो अंश होता है वो विक्रय अधिशेष कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में लागू किए गए भूमि सुधार की आवश्यकता और उनके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। देखिए, भारत में बिचौलियों की एक बड़ी सेना थी, जैसे जमींदार हो गए, महालवार हो गए, रैयत हो गए, ये सब पढ़े हैं आप हिस्ट्री में, ठीक है। तो उनका एक हिस्सा जो था वो भू राजस्व के रूप में सरकार के पास जमा करते थे। वे किसानों के साथ दासों जैसा व्यवहार करते थे। आवश्यकता क्यों पड़ी? बिचौलियों के उन्मूलन का उपाय वास्तविक जोतक और किसान के बीच सीधा संबंध स्थापित करने के लिए किया गया। दूसरी चीज, बंजर भूमि, जंगल, इन सब में राज्य सरकार को हस्तांतरित करने के लिए। तीसरी, भूमि वितरण में समानता लाने के लिए। चौथी, किसानों को भूमि का मालिक बनाने के लिए, ठीक है। और अगर इसके प्रकारों के बारे में बात करें तो इसके प्रकार है, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, किराएदारी सुधार, अधिकतम जो है भूमि सीमा अधिनियम, है ना। आगे, हरित क्रांति क्या है, इसे क्यों लागू किया गया और इससे किसानों को कैसे लाभ पहुंचा, संक्षेप में व्याख्या कीजिए। देखिए, ये एक रणनीति थी जो कि अक्टूबर 1965 में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू की गई। मैंने बताया है कि भारत के जन्मदाता इसके स्वामीनाथन है, और अगर पूरे विश्व के रेफरेंस में बात करेंगे तो नॉर्मनी बोरलॉग है। अब इसे अलग अलग नाम दिए गए, जैसे नई कृषि नीति हो गई, बीज उर्वरक, पानी, प्रौद्योगिकी, ठीक है। देखिए, इस हरित क्रांति से जो है आय में बढ़ोतरी हुई, रोजगार में वृद्धि हुई, सामाजिक क्रांति का प्रभाव बढ़ा, ठीक है। और हरित क्रांति का डिटेल वीडियो मैंने पिछले पार्ट में बनाया है, आप ज़रूर देखिए, बहुत अच्छी तरीके से मैंने उसमें बताया है। अगला क्वेश्चन, योजना उद्देश्य के रूप में समानता के साथ समृद्धि की व्याख्या कीजिए। देखिए, समृद्धि और समानता, ये जो दोनों टर्म है, ये दोनों टर्म जो है संघर्षशील उद्देश्य हैं, यानी कि एक को पाने के लिए दूसरे का त्याग करना पड़ता है। कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार अगर मैं आपको बताऊं तो आय की समानता जो है समृद्धि में बाधक है। क्यों? क्योंकि इससे जो है काम करने की प्रेरणा में कमी आती है, यानी कि आय की समानता से देश में उपभोग स्तर बढ़ जाता है और बचत स्तर जो है वो कम हो जाता है। उपभोग अधिक होगा तो बचत कम होगी ना भाई, और बचत कम होने से निवेश के लिए धन की कमी होगी, जिससे अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर में कमी आएगी। अगला क्वेश्चन है, क्या रोजगार सृजन की दृष्टि से योजना उद्देश्य के रूप में आधुनिकीकरण विरोधाभास पैदा करता है? देखिए, जो उद्देश्य है इसमें विरोधाभास का अर्थ ये है कि दो उद्देश्यों को एक साथ उपलब्ध नहीं कर सकते। आप ये सीधे जान लीजिए, एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें दूसरे का बलिदान करना होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आधुनिकीकरण का अर्थ ये है उत्पादन के नवीनतम तकनीकों को प्रयोग करना, और नई तकनीक अधिकतर पूंजी गहन होती है, पूंजी की ज़रूरत होती है और कम रोजगार उत्पन्न होता है क्योंकि मशीनरी उसमें यूज़ होती है ना। और इसलिए यदि आधुनिकीकरण पर एक योजना लक्ष्य के रूप में बल दिया जाता है तो रोजगार सृजन कम होगा। अगला क्वेश्चन, भारत जैसे विकासशील देश के रूप में आत्मनिर्भरता का पालन करना क्यों आवश्यक था? देखिए, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत जो है गरीब, गतिहीन, पिछड़ा हुआ था। आप सभी को पता है, खाद्यान्न के भारी आयात किया जा रहा था क्योंकि कमी थी, इसलिए आत्मनिर्भर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, आत्मनिर्भर होने की विशेषताएं क्या हैं? पहली विशेषता तो ये है कि खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होना, सकल घरेलू जो है उत्पाद में उद्योगों के योगदान में वृद्धि, निर्यातों में वृद्धि, विदेशी मदद और आयातों में निर्भरता जैसी कमी तभी संभव है जब घरेलू उत्पादन में वृद्धि हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक गठन क्या होता है? क्या यह आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था के जीडीपी में सेवा क्षेत्र को सबसे अधिक योगदान करना चाहिए? टिप्पणी दीजिए। तो भाई बताइए इसका आंसर। देखिए, एक अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में तीनों क्षेत्रों को योगदान जो है इसको अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का गठन कहा जाता है। यदि किसी अर्थव्यवस्था के जीडीपी में सेवा क्षेत्र सबसे अधिक योगदान करता है ना, इसका अर्थ ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था आर्थिक रूप से विकसित है। अगला क्वेश्चन है, योजना अवधि के दौरान औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र को ही अग्रणी क्यों माना, भूमिका क्यों सौंपी गई?
देखिए इसके कई सारे रीज़न हैं। पहला तो ये रीज़न है कि एक मजबूत औद्योगिक आधार बनाने के लिए, दूसरा पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिए, तीसरा बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, चौथा बचत जुटाने के लिए, विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए, और आर्थिक शक्ति की एकाग्रता को रोकने के लिए, रोजगार प्रदान करने के लिए, ठीक है, आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देने के लिए। तो ये सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन है, इस कथन की व्याख्या करें कि हरित क्रांति ने सरकार को खाद्यान्नों के प्रापण द्वारा विशाल सुरक्षित भंडार बनाने के योग्य बनाया ताकि वह कमी के समय उसका उपयोग कर सकें। देखिए हरित क्रांति नई कृषि तकनीक के उपयोग से जो है कृषि उत्पादन की उत्पादकता में होने वाली भारी वृद्धि को जो है वो संदर्भित करता है। अब इसने एक दुर्लभ पूर्ण जो है अर्थव्यवस्था को बहुतायत पूर्ण अवस्था में बदल दिया, ठीक है, यानी कि इसमें जो है उच्च किस्म वाले बीजों का प्रयोग किया गया। तो ये बात सही है। अगला क्वेश्चन, सहायकी किसानों को नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने से प्रोत्साहन तो करती है पर उसका सरकारी वित्त पर भारी बोझ पड़ता है। यह ध्यान में रख के सहायकी की उपयोगिता पर चर्चा कीजिए। देखिए सहायकी जो है नई तकनीक अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए सहायकी आवश्यक है। अधिकांश किसान गरीब हैं, आप सभी को पता है, और वे सरकारी मदद के बिना नई तकनीक का उपयोग कर ही नहीं सकते। आप सभी को पता है कि कृषि जो है जोखिम भरा है व्यवसाय है, तो गरीब किसान इसका जोखिम उठाने में सक्षम नहीं है, उन्हें सरकारी सहायता की आवश्यकता है, ठीक है। और अगर यदि सहायकी न दी जाए तो नई तकनीक का लाभ केवल कौन उठाएगा? अमीर किसान उठाएंगे। इससे आय में असमानताएं फैलेंगी। सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सहायकी का लाभ जो है केवल गरीब किसानों को ही मिले। अच्छा, इसकी डीमेरिट भी है, डीमेरिट भी सुन लीजिए। सहायकी का उद्देश्य तो पूरा हो चुका है, यानी कि इसे जो है चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाना चाहिए। सहायकी का लाभ अमीर किसानों को भी तो मिल रहा है ना, जिसकी आवश्यकता नहीं है। और सहायकी जो है सरकारी वित्त पर भारी बोझ भी है, इसे आम आदमी को ही उठाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के बाद भी 1990 तक भारत में 65% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में ही क्यों लगी रही? देखिए इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि हरित क्रांति पूरे देश में नहीं हुई। सबसे पहली बात ये मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही सफल रही, ठीक है। दूसरा रीज़न, हरित क्रांति जो है केवल कुछ फसलों तक ही सीमित थी, जैसे गेहूं और चावल, और फसलों का क्या। तीसरा रीज़न, अन्य क्षेत्र में वैकल्पिक नौकरियों का सृजन नहीं हुआ। इसने जो है कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी को जन्म दिया। अगला क्वेश्चन है, यद्यपि उद्योगों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र बहुत आवश्यक रहा, पर सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उपक्रम ऐसे हैं जो भारी हानि उठा रहे हैं और इस क्षेत्र के अर्थव्यवस्था के संसाधनों की बर्बादी के साधन बने हुए हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की उपयोगिता पर चर्चा कीजिए। देखिए हमें ये भली भांति ज्ञात है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम लाभार्जन नहीं बल्कि समाज कल्याण के उद्देश्य किए जाते हैं, और एक संस्था से लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज कल्याण के लिए जो है कार्यरत है। अब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो है लाभार्जन न करके उपयोगी हैं। क्यों? क्योंकि ये एक मजबूत औद्योगिक आधार का निर्माण करते हैं। क्यों? क्योंकि सामाजिक और आर्थिक ढांचे का विकास में मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि सत्ता के जो है कुछ हाथों में एकाग्र होने से रोकता है। क्यों? क्योंकि आय की असमानताओं को कम करता है। क्यों? क्योंकि औपचारिक क्षेत्र में जो है रोजगार सृजन करता है। ये सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन है, आयात प्रतिस्थापन किस प्रकार घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करता है? देखिए ये जो आयात प्रतिस्थापन है ना, वो घरेलू उद्योग की रक्षा करता है। ये विदेशी उत्पादकों को घरेलू बाजार में प्रवेश नहीं होने देता और इसीलिए ना भारतीय उद्योग को इन उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ती और वे कुशल ना होते हुए भी बाजार में जीवित रह सकते हैं, ठीक है। यानी कि सहसा अवस्था तर्क पर आधारित ये है कि जो विदेशी प्रतिस्पर्धा है इससे उनकी रक्षा होती है और इसने विदेशी मुद्रा बचाने में मदद की, जिससे जो है विकास के लिए आवश्यक निर्यात के लिए उपयोग की जा सकती है। 18वां क्वेश्चन ये है कि औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में निजी क्षेत्र के नियमन क्यों और कैसे किया गया? देखिए औद्योगिक नीति का ये जो प्रस्ताव है, इन उद्योगों को 3 वर्गों में बांटा गया, जैसे कि हम चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। पहला श्रेणी में क्या किया गया कि उन उद्योगों को शामिल किया गया जो पूर्णतः 100% सार्वजनिक थे।
दूसरा 50% सार्वजनिक, 50% निजी, और तीसरा पूरे निजी 100%। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न युग्मों को सुमेलित कीजिए। प्रधानमंत्री, तो इसमें कौन सा होगा? प्रधानमंत्री जो होते हैं वो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगला है सकल घरेलू उत्पाद, तो इसका क्या होगा? इसका होगा घ नंबर। किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित की गई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। कोटा क्या है? आयात की जा सकने वाली मात्रा, तो ये है कोटा। भूमि सुधार क्या है? कृषि क्षेत्र की उत्पादकता वृद्धि के लिए किए जा रहे सुधार। उच्च उत्पादकता वाले बीज क्या हैं? अधिक अनुपात में उत्पादन करने वाले बीज। सहायकी क्या है? उत्पादक कार्यों के लिए सरकार द्वारा दी गई मौद्रिक सहायता। तो यहीं समाप्त हो रहा है ये वीडियो, ये चैप्टर। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें गाइस। वीडियो को शेयर कर दिया करिए। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।